हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इसमें हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, recombination of the spectrum of white light produces white light, rainbow formation, atmospheric refraction, twinkling of stars, advanced sunrise and delayed sunset, scattering of light जिसमें हम पढ़ेंगे Tyndall effects, why is the color of the clear sky is blue और कलर ऑफ द स्काई एट सनराइज एंड सनसेट। इसके नोट्स का पीडीएफ आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ग्लास प्रिज्म होता क्या है। तो बच्चों, एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म के 2 ट्रायंगुलर बेसिस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होते हैं। प्रिज्म के ट्रायंगुलर फेसेस बेसिस कहलाते हैं और रेक्टेंगुलर फेसेस को लेटरल फेसेस कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन केस ऑफ ग्लास प्रिज्म। तो बच्चों, लाइट रेज जो प्रिज्म की ऊपर गिरती हैं उन्हें इंसिडेंट रे कहते हैं। देखो, जब लाइट रेज प्रिज्म की एक साइड पर पड़ती है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, यानी नॉर्मल की तरह बेंड हो जाती है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म प्रिज्म के 2 सरफेसेस के बीच का एंगल है जिससे लाइट प्रिज्म में एंटर करती है और प्रिज्म से बाहर जाती है। लाइट रेज जो रिफ्रैक्ट यानी कि प्रिज्म में एंटर करते ही बेंड हो जाती है, रिफ्रैक्टेड रे कहलाती है, और जो लाइट प्रिज्म से बाहर आ जाती है उसे एमर्जेंट रे कहते हैं। अब सुनो, यदि इंसिडेंट रे को आगे की तरफ बढ़ाया जाए और एमर्जेंट रे को पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो वो पॉइंट ओ पर मिलते हैं। तो एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के द्वारा बनाया गया एंगल एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है और प्रिज्म के दूसरी ओर एमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ एमर्जेंस कहते हैं। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। देखो, जब वाइट लाइट की एक बीम यानी किरण को कांच के प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये कलर के बैंड में स्प्लिट हो जाती है, यानी विभाजित हो जाती है, जिसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। देखो, वाइट कलर के स्पेक्ट्रम में वॉयलेट यानी बैंगनी, इंडिगो यानी आसमानी, ब्लू यानी नीला, येलो यानी पीला, ऑरेंज यानी संतरी और रेड यानी लाल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में विबग्योर कहते हैं, शामिल होते हैं। तो रेड लाइट सबसे कम बेंड होती है और वॉयलेट लाइट सबसे ज़्यादा बेंड होती है। अब हम बात करेंगे रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट प्रोड्यूसेस वाइट लाइट। देखो बच्चों, जब लाइट की बीम यानी किरण ग्लास प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने कंपोनेंट कलर में स्प्लिट हो जाती है, और जब इन रंगों को उल्टे कांच के प्रिज्म पर पड़ने दिया जाता है तो वो वापस से रिकम्बाइन होकर वाइट लाइट प्रोड्यूस करता है, और इसी को रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट कहा जाता है। अब हम बात करेंगे रेनबो फॉर्मेशन की। रेनबो सनलाइट का एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो धनुष यानी बो के रूप में आसमान में दिखाई देता है। जब सन रेन ड्रॉप्स पर चमकता है, ये वाटर ड्रॉपलेट से सनलाइट के रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन का कंबाइंड रिजल्ट होता है। तो बच्चों, रेनबो देखने के लिए सन को हमारे ठीक पीछे और वाटर ड्रॉपलेट को हमारे सामने गिरना ज़रूरी है। जब सनलाइट स्फेरिकल शेप्ड रेन ड्रॉप में एंटर करती है तो ये रिफ्रैक्ट होकर डिस्पर्स हो जाती है। लाइट के डिफरेंट कलर्स डिफरेंट एंगल पर बेंड हो जाते हैं, और जब लाइट के डिफरेंट कलर रेन ड्रॉप की बैक इनर सरफेस पर गिरते हैं तो यह यानी वाटर ड्रॉप लाइट के डिफरेंट कलर्स को इंटरनली रिफ्लेक्ट करती है, और जब ये वाटर ड्रॉप्स रेन ड्रॉप से बाहर आती है तो ये दोबारा डिफरेंट कलर को रिफ्रैक्ट करती है, और ये अलग अलग रंग बारिश की बूंदों से निकलकर
रेनबो की फॉर्म में हमारी आंखों तक पहुंचते हैं और इस प्रकार हमें रेनबो नजर आता है। तो अब हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। तो बच्चों, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ग्रेजुअल चेंज की वजह से होता है। एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स धीरे धीरे अर्थ के सरफेस की ओर बढ़ता है, क्योंकि ऊपर की हॉट एयर नीचे की कोल्ड एयर से ज़्यादा डेंसर होती है। तो लाइट ग्रेजुअली नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, जिससे स्टार्स की रियल पोजीशन उसकी अपेरेंट पोजीशन यानी कि जो हमें दिख रही होती है उससे डिफरेंट होती है, और इसी को एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो बच्चों, अब बात करते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में। ज़रा ध्यान से सुनो। स्टार्स की ट्विंकलिंग स्टार्स की लाइट के एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्टार्स की पोजीशन में चेंज तथा एटमॉस्फेरिक लेयर्स की मूवमेंट के कारण होता है। इसीलिए स्टार से निकलने वाली लाइट कभी ब्राइटर और कभी फेंटर होती है, जिससे ये ट्विंकल करता हुआ नजर आता है। अब स्टार्स के कंपैरिजन में प्लैनेट्स अर्थ के ज़्यादा पास हैं। स्टार्स से मिलने वाली लाइट पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट मानी जाती है और प्लैनेट्स से मिलने वाली लाइट एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट मानी जाती है। इसीलिए प्लैनेट्स की लाइट ट्विंकलिंग इफेक्ट को खत्म कर देती है। अब बच्चों, रात को स्टार्स तो आप सबने देखे होंगे। क्या कभी सोचा है स्टार्स ट्विंकल करते हैं लेकिन प्लैनेट्स क्यों नहीं? इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए देखते हैं कैसे। ज़रा ध्यान से सुनो। अर्थ के सरफेस से देखने पर स्टार्स ट्विंकलिंग करते हुए लगते हैं। तो ये जो ट्विंकलिंग इफेक्ट है, यह अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से होता है, जो कि एक लेंस की तरह काम करता है और स्टार्स से आने वाली लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। एटमॉस्फेयर में एयर एक समान नहीं होती, डिफरेंट होती है। इसकी डेंसिटी भी डिफरेंट होती है। कहीं डेंसिटी कम होती है तो कहीं डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जब लाइट इससे होकर गुजरती है तो डिफरेंट डेंसिटीज़ की वजह से यह बेंड हो जाती है। अब भला प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते? तो देखो बच्चों, प्लैनेट्स साइज में स्टार से बड़े दिखाई देते हैं क्योंकि वे अर्थ के रिलेटिवली क्लोजर यानी पास होते हैं। प्लैनेट्स को लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट माना जा सकता है। प्लैनेट्स के डिफरेंट पार्ट्स या तो ब्राइटर इफेक्ट या डिमर इफेक्ट इस तरह प्रोड्यूस करते हैं कि ब्राइटर या डिमर इफेक्ट का एवरेज 0 होता है। इसीलिए प्लैनेट्स का ट्विंकलिंग इफेक्ट नलिफाई यानी खत्म हो जाता है और ये ट्विंकल नहीं करते। तो बच्चों, अब बात करेंगे एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट के बारे में। ज़रा ध्यान से सुनो। देखो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अर्थ के एटमॉस्फेयर द्वारा लाइट रेज का रिफ्रैक्शन है। अर्थ का एटमॉस्फेयर अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी के लेयर में डिवाइडेड होता है। जब भी कोई भी वस्तु एटमॉस्फेयर में लाइट रेज एमिट करती है तो डिफरेंट लेयर से गुजरते टाइम लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है। सनराइज के समय सन हॉरिजॉन के नीचे उगता है, लेकिन मोर डेंसर एयर से लेस डेंसर एयर की तरफ जाने पर सनरेज रिफ्रैक्ट हो जाती हैं। इसके अलावा ह्यूमन आई सोलर रेज को एक स्ट्रेट लाइन के रूप में देखती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि सनराइज हो गया है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं हुआ होता। शाम ढलने के बाद जैसे ही सन हॉरिजॉन से पीछे डूबता है तो लोग सन की रियल पोजीशन के बजाय उसकी अपेरेंट पोजीशन को ही देख पाते हैं। डेंसर एयर से रेयर एयर की ओर जाने वाली सनरेज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन द्वारा रिफ्रैक्ट हो जाती हैं और हॉरिजॉन के ऊपर से ओरिजिनेट होती दिखती हैं। क्योंकि ह्यूमन आई लाइट को स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने की व्याख्या करती हैं, इसीलिए ऐसा इल्यूशन यानी भ्रम पैदा होता है कि सनसेट नहीं हुआ। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे टिंडल इफेक्ट की। जब पार्टिकल्स अपने से होकर गुजरने वाली लाइट रेज को स्कैटर यानी बिखेर देते हैं तो लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। जब लाइट कोलाइडल पार्टिकल से टकराती है तो अपनी नॉर्मल स्ट्रेट लाइन पाथ से डेविएट होकर स्कैटर हो जाती है। ये इफेक्ट कोलाइड्स और कुछ सस्पेंशन के द्वारा ही दिखाया जाता है, जिसमें बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं। सॉल्यूशन ये इफेक्ट कभी नहीं दिखाते क्योंकि पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि वे लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते, तो स्कैटरिंग लाइट रेज के पाथ को विजिबल बनाता है। अब बच्चों, ज़रा ध्यान से सुनो। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एयर मॉलिक्यूल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, डस्ट, स्मोक एक्सेट्रा मौजूद हैं।
जब सन रेज एटमॉस्फेयर से होकर गुजरती है तो इन पार्टिकल्स के द्वारा लाइट स्कैटरिंग के कारण पाथ ऑफ लाइट विजिबल होने लगता है। स्कैटर्ड लाइट का कलर स्कैटर्ड पार्टिकल्स के साइज पर डिपेंड करता है। लार्जर पार्टिकल लाइट के डिफरेंट कलर को स्कैटर करते हैं। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे कलर ऑफ द स्काई एट सनराइज एंड सनसेट। अगर अर्थ पर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं होता बच्चों, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी नहीं होती और स्काई का कलर डार्क नज़र आता। तो जो सनलाइट हम देखते हैं वे एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो सन एमिट करता है। इसे विजिबल लाइट कहते हैं। ये दिखता वाइट है लेकिन डिफरेंट कलर की वेवलेंथ से मिलकर बना है। तो इसमें वॉयलेट की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और रेड की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। देखो, अर्थ का एटमॉस्फेयर मेनली गैस मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। इसमें 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन है। इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल्स, ड्रॉपलेट, आइस क्रिस्टल, वेपर्स, डस्ट, पॉल्यूटेंट्स, ऐश इत्यादि पाए जा सकते हैं। जो अर्थ के करीब तो डेंसर है और ऑल्टीट्यूड यानी ऊंचाई बढ़ती जाती है तो ये थिन होते जाते हैं। तो जब आप प्रिज्म में देखते हैं या जब आपको आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है तब आप डिफरेंट कलर देख सकते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट में वॉयलेट लाइट की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है और रेड लाइट की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। देखो, जब सनलाइट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे गैस पार्टिकल से टकराती है तो लॉन्ग वेवलेंथ जैसे रेड, येलो और ऑरेंज कलर की लाइट इजीली पास हो जाती है, जबकि शॉर्ट वेवलेंथ जैसे ब्लू, वॉयलेट कलर की लाइट ऑब्जर्व हो जाती है और गैस मॉलिक्यूल्स के द्वारा सभी डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है। जब हम दिन के दौरान देखते हैं तो ये बिखरी हुई ब्लू और वॉयलेट लाइट आकाश में हमारी आंखों तक पहुंचती है, जबकि ह्यूमन आई वॉयलेट फ्रीक्वेंसी की तुलना में ब्लू फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा रिसीव करती है। इसलिए हमें स्काई ब्लू कलर का नज़र आता है। अब जब सन आकाश में ऊंचे स्थान पर होता है यानी कि ऊंची जगह पर होता है तो लाइट को एटमॉस्फेयर में कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। इसका मतलब मैक्सिमम येलो, ऑरेंज और रेड लाइट पास होती है, जबकि स्मॉल अमाउंट में ब्लू और वॉयलेट लाइट स्कैटर हो जाती है। इसीलिए अर्थ पर सन हमें येलो दिखाई देता है। बच्चों, फॉर मोर informative videos, please like, comment, share and subscribe our channel. Till then, bye.